दुबई का इकोसिस्टम जब मैं देखती हूँ तो मैं बार बार सोचती हूँ कि भारत बहुत बचा है। वहाँ रेगिस्तान ही सिमट गए और उसने वहाँ की भाषा में मुझे बताया कि दीदी हमने एक गड्ढा बनाया है तो यही में डाल देते हैं। अच्छा। एंड आई वॉज जस्ट अमेज्ड। तो उस घर में मुझे अलग से कोई कचरा नज़र नहीं आया, उस घर में मुझे पॉलिथीन नज़र नहीं आया, उस घर में मुझे कपड़ों के झोले नज़र आए। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि किसी राइटर से दोस्ती भले करें, दुश्मनी न करें। दोस्ती करेंगे तो सोहन सिंह जी की तरह अच्छे रूप में आएंगे, नहीं तो आप कुछ भी बनाए जा सकते हैं। ये जो सबसे संपन्न वर्ग है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कार्बन फुटप्रिंट में। जो आम सरल जीवन है वो ना प्रदूषण का कारक है। इको फेमिनिज्म ये है कि पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा में जो स्त्रियों की भूमिका है तो उसको फेमिनिज्म विच फेवर्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। हम लोग कोठी कहते थे उसको। तो मिट्टी का जो है बांस का वो एक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि थोड़ा सा इस शेप में रहता था वो। जी जी। और उसकी हाइट जो है 6 फीट के आसपास होती है। कितने आदिवासी समुदायों से मुलाकात हुई आपकी इस पूरे, नॉट जस्ट फॉर दिस बुक, जी जी जी, ओवरऑल जब आपने इतना सारा काम किया है उसमें? सजा सवरा पेंटिंग बना हुआ पीढ़ा में बड़ी खुश थी। मैंने देखा सांप, मेरी तो जान सूख गई। मैंने कहा अरे सांप है सांप है सांप है। हम एक बार को मान रहे हैं कि ईसाई ये बन गए, इसके बदले में उनको शिक्षा मिली, अनाज मिला, जो भी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली जो सरकार से नहीं पहुंचती होंगी, तो उससे समस्या क्या उत्पन्न हो रही? तो यहाँ सिर्फ धर्म परिवर्तन केवल एक पूजा से दूसरे पूजा फॉर्म में शिफ्ट होना नहीं, एक संस्कृति का नाश है वो। श्वेता उपाध्याय जब इस तरह के डिसीजन लेती है तो श्वेता के विराग का रिएक्शन क्या होता है? हमारी औरतों ने कोदो कटकी और पेज पकाया है, अपनी संस्कृति का मान फटी धोती से छुपाया है, हम नहीं चाहते और विकसित होना। किताबों का अर्थ हमेशा किस्से कहानियां नहीं होता। किताबें जो है हमारे जीवन को अलग अलग रूप में दिखाती हैं। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और दैनिक जागरण के हिंदी हम चैनल के बातें किताबें सेगमेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसी लेखिका से बात करने जा रहा हूं जिन्होंने लिखी तो कहानियां हैं, लेकिन कहानियों के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है और वो है पर्यावरण। लेखिका का नाम है श्वेता उपाध्याय, जो कि भिलाई की रहने वाली हैं, छत्तीसगढ़ की। इनकी 3 किताबें हैं। कविता सी लड़की, निबंध सा लड़का, नाम ही बड़ा प्यारा है, मतलब नाम ही कविता है अपने आप में। इसकी दूसरी किताब है इनकी मेरे मन में बसता तुम्हारा मन, और हाल ही में एक किताब आई है जिसकी शुरुआती कॉपी मेरे हाथ आई है, तो इसकी खुशी अलग होती है कि जब मार्केट में किताब जाने वाली हो उससे पहले ही आपको किताब मिल जाए। और उस किताब का नाम है धरा के अंक में। ये किताब पर्यावरण को समर्पित है, आदिवासी समुदायों के बारे में बहुत सी बातें हैं। ये जो किताब है ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये जो किताब है ये प्रकृति को वापस देने का भी एक तरीका है। तो श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन जी, मुझे इस चैनल में बुलाने के लिए आपका बहुत आभार। ये जो ना भिलाई सुनते ही ऐसा लगता है कि कहीं आप किसी बहुत दूर के देश से आ रही हैं, तो कितना दूर है ये देश? नहीं नहीं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ का भिलाई अपने भिलाई स्टील प्लांट के लिए, सेल के लिए बड़ा फेमस है और रायपुर से करीबन 50-60 किलोमीटर है। तो आप कहें कि राजधानी का हिस्सा ही है। तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो डिफरेंस आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अ स्टेट, क्या आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है या कहीं कुछ कमी रही है? छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ मध्य प्रदेश से, जब वो अलग हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ ज़्यादा निखरा। अगर आप छत्तीसगढ़ को आज से 20 साल पहले में देखें और छत्तीसगढ़ को अभी देखें, जब अभी उसका स्थापना दिवस मनाया गया कुछ समय पहले, बहुत परिवर्तन है, विकास बहुत अच्छा है। और कला और संस्कृति के लिए भी जिस तरह के काम छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं बहुत अच्छे हैं। तो मैं क्योंकि मध्य प्रदेश की हूँ और जब मैं छत्तीसगढ़ आई उसके शादी के बाद, तो अब क्योंकि 20 साल से मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, तो मुझे लगता है कि काफ़ी विकास हुआ है वहाँ। पहले कैसा था, उसके पहले
वो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं सबसे यही सुनती हूँ कि अब मुझे तो ऐसा लगता है अब ज़्यादा निखर कर आता है। पहले मध्य प्रदेश की छाया में छत्तीसगढ़ थोड़ा दब जाता था। मैं दो शहरों में गया, बिलासपुर और रायपुर, तो हाँ मुझे और लगता है कि बड़े रिसोर्स अच्छे से। एलोकेशन के लिए भी बात करते हैं, जैसे बिजली के लिए एनटीपीसी के प्लांट भी हैं यहाँ पे कोरबा में इतना बड़ा। तो जैसा लोग बताते हैं कि पहले सारी बिजली छत्तीसगढ़ की शायद मध्य प्रदेश चली जाती थी और आधे टाइम छत्तीसगढ़ में पावर कट होता था। तो इन सारी समस्याओं से मैं नहीं जूझी हूँ। तो सभी आपने विकसित छत्तीसगढ़ देखा है। छत्तीसगढ़ देखा। अच्छा, आपका जो इंट्रो है इसमें एक चीज़ जो मुझे नहीं पता थी जी, कि आप शिक्षाविद हैं, अध्ययन अध्यापन में रही हैं, और अब जो मैं जानता हूँ आप जो है एनवायरनमेंट कंसल्टेंट हैं। तो इस पे तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन श्वेता उपाध्याय कौन है, क्या यात्रा है, राइटर बनने की यात्रा क्या है, थोड़ा सा एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। मैं विक्रम विश्वविद्यालय से पढ़ी हूँ और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी टेक इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ईयर 2000 में हुआ जी। और उसके बाद मैंने वहाँ पे मेरा जो पहला जॉब था, एक इंटरव्यू देख रहे होंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा आज, अजय जैन, उनका इको प्रो कंसल्टेंट्स, उनकी कंसल्टेंसी हुआ करती थी। तो वहाँ से मैंने अपने शुरुआत की, उनके साथ मैंने अच्छा काम किया और उसके बाद जो है कुछ समय के लिए मैं शादी होने के बाद दुबई चली गई। तो जब मैं दुबई में थी तो उस समय वहाँ का इकोसिस्टम मैं समझ रही थी और बीच में मेरे हस्बैंड के जॉब के कारण हम काफ़ी शिफ्ट करते थे। तो कुछ समय के लिए मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग जब सऊदी अरब में हुई, तो सऊदी अरब में फीमेल्स के पास काम करने के लिए कोई और एवेन्यूज़ नहीं थे। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपना रिज्यूमे बनाया और वहाँ जो एम्बेसी का स्कूल था, इंडियन एम्बेसी का स्कूल था, और मैंने वहाँ अपना रिज्यूमे भेज दिया। तो बिकॉज आई वॉज नॉट ऑन वर्किंग वीज़ा, सो दे सेड कि हम आपको विजिटिंग फैकल्टी पे बुला सकते हैं। सो आई स्टार्टेड गोइंग देयर। तो वहाँ से स्कूल एजुकेशन को जानना, समझना, और फिर बीएड आने के बाद फिर बाद में मैंने बीएड किया और जब इंडिया आई तो तब तक मैं इस प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। पर क्योंकि मेरा जो विषय था वो पर्यावरण प्रबंधन और मैनेजमेंट था, तो उस विषय में मैं दूर रहकर जो कर सकती थी वो काम करती रही, लेकिन मुझे अपना इकोसिस्टम बार बार बुलाता रहा। तो यहाँ आने के बाद एज ए फ्रीलांस कंसल्टेंट काम करना मैंने शुरू किया और हमारे साथ के जो साथी थे वो सहयोग करते गए। तो फिर ये जो काम था ये पैरेलली आगे बढ़ता रहा। लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री को हमेशा ये माना जाता है कि महिलाओं के लिए, जो भारत में माना जाता है कि बहुत ठीक है, जाओ स्कूल में आप पढ़ाइए और दिन में वापस आ जाइए, बच्चे संभाल लीजिए, ऐसा भारतीय समाज की मानसिकता है। तो एक अच्छी इंडस्ट्री थी। तो एजुकेशन इंडस्ट्री छोड़ने के पीछे क्या सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए एक प्रेम था, सिर्फ वही रहा कि और भी कुछ प्रेम था? और एजुकेशन इंडस्ट्री में ग्रोथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आई रिजाइंड एज अ प्रिंसिपल टू वन ऑफ द स्कूल्स, वह आपके ग्रोथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बहुत ज़्यादा मोनोटनी होती है आपके काम में। तो आपका जो क्रिएटिव कोशेंट है, आप अगर एक क्रिएटिव इंसान है तो आप धीरे धीरे ये महसूस करते हैं कि वो समय के साथ कम हो जाता है। तो वो मैं महसूस कर रही थी और अपनी कंपनी को और लेखन को ज़्यादा समय देना था, इसलिए फिर जी। अच्छा, ये जो किताब है धरा के अंक में, इसकी नायिका है मुक्ता, जो कि एनवायरनमेंट कंसल्टेंट हैं और वो एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर बाहर जाती हैं, राजस्थान घूमती हैं, छत्तीसगढ़ में घूमती हैं, कई सारे आदिवासी इलाकों में आती हैं। मुक्ता जो है, क्या ये श्वेता उपाध्याय है? क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है, इसमें बहुत सारी जिसकी प्रोफेशनल यात्रा है वो आपकी प्रोफेशनल यात्रा जैसी है। पूर्णतः तो नहीं जी, पर आंशिक रूप से। इसलिए वो नाम भी मैंने मुक्ता दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि एक मुक्ति की आकांक्षा होती होगी सब में, मुझ में भी है और मुझ में भी थी। तो रेसिडेंसी के दौरान जब ये उपन्यास की बात आई और कथा कहन के तहत ये मैंने वहाँ लिखना शुरू किया उपन्यास को, तो सबसे पहला नाम मेरे
जहन में यही आया, मुक्ता। मुक्ता मेरा एक अंश हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से वो एक्सप्लोर करती है वर्ल्ड को, और जिस तरह से वो अपने ही कुछ बनाए हुए फैसलों को खुद नकारती है, अपने लिए हुए फैसलों को खुद नकारती है, वो मैं भी करती हूँ। कई बार मैंने अपने लिए जो चुना होता है, अगर मुझे लगता है कि इट्स नॉट सर्विंग माय पर्पस, जैसा मैं चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, ये उसके मुताबिक नहीं है, तो मैं उसे नकारती हूँ, और उसके लिए घर में मेरा बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है। तो आंशिक रूप से आप कह सकते हैं। हाँ, वैसे श्वेता मुक्ता 2.5 अक्षर के नाम भी हैं, ठीक है। अच्छा, एक आपने पीछे बात की राइटर्स रेजिडेंसी की, जी तो ये क्या था राइटर्स रेजिडेंसी? जी, कथा कहन की सूत्रधार जो हैं, और मनीषा जी, कर्णधार आदरणीय मनीषा कुलश्रेष्ठ जी हैं। तो मनीषा कुलश्रेष्ठ जी ने कथा कहन के तहत ये एक पहल उनकी थी कि पर्यावरण प्रकृति पे एक उपन्यास लिखा जाए। तो फेसबुक पे मनीषा जी को मैं हमेशा से पढ़ती आई हूँ, तो उनकी ये पोस्ट देखी थी मैंने। इसके तहत उन्होंने प्रविष्टियाँ मांगी थी, और इसमें मैंने एक ब्लर्ब उनको भेजा था नॉवल का, और जैसा इसमें है वो वैसा ही था, वो पात्र के भी नाम वैसे ही थे, सब कुछ वैसा ही था। और इसको आप एक संयोग कहें, जो भी कहें, लेकिन बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी कि एक ऐसा उपन्यास मुझे लिखना है जो प्रकृति के करीब हो और जो ऐसे विषयों पे हो। तो मैंने उनको अपना ये जब भेजा, तो उसके बाद ही मैं चयनित हुई उसके लिए। तो ये जो जगह है कानोता रेजिडेंसी, जी, कानोता तो वहाँ कैंप तो मैं भी आया हूँ। जी जी, जगह मैंने देखी है, जयपुर शहर से थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा बहुत सा दूर नहीं। तो ऐसा नहीं लगता था वहाँ अकेलापन सा। मैं दर्शकों को बताऊँ, एक बार कथा कहने में मैं भी था, और हमारे वहाँ पे एक ट्री हाउस है। उस ट्री हाउस में हमारे एक मित्र हैं जिनको बहुत से लोग जानते हो, गंजुम शर्मा, वो रुकना चाहते थे, उनको रुकवा दिया गया। और ट्री हाउस पे बाद में चिड़िया और ये सारी चीज़ें आके टक टक, तो एक तो उनकी नींद खराब हुई। उसके बाद किसी ने उनको ये कह दिया कि देखो यहाँ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी ट्री हाउस पे होती है, और वहाँ से वो जो है एकदम से बोले कि अब रूम चेंज कर लेना चाहिए। एक और घटना हुई अंजुम ने, क्योंकि पीछे जंगल है, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे मतलब कोई क्या ये बाघ वगैरह शेर वगैरह नहीं आते? कहते हैं हाँ हाँ घूमते हुए आ जाते हैं। तो किसी पे हमला किया? कहते कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ अभी तक। तो ये तो तब होता है जब हम बहुत सारे लोग वहाँ होते हैं। आप जब वहाँ रही थी तो किस तरह का एनवायरनमेंट था वहाँ? मतलब डर नहीं लगा? दूसरा, हम लोग परिवार के साथ रहने के आदी हैं, ऐसे समय में घर से इतना दूर जाके एक ऐसी जगह रहना जहाँ अकेलापन है और पैरानॉर्मल एक्टिविटी का डर है कि एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ पानी है, झील है। जी। अब आपने ये कहा, मैं तो ट्री हाउस में ही रही। अच्छा, तो आपको कुछ नहीं? हाँ, जब मैं अपनी रेजिडेंसी के दौरान थी तो कम से कम 15 दिन मैं उस ट्री हाउस में थी। उसके बाद मेरा रूम शिफ्ट हो गया था, और वो ट्री हाउस में रहने के कारण मुझे ऐसा लगता था कि मैंने रोज सूर्योदय देखा है। मैंने इस बात का इसमें जिक्र भी किया है कि मेरी सुबह और शाम इतना सूर्योदय और सूर्यास्त मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि उसमें एक ग्लास था, तो उससे जो है आप अगर उसे, मैं ना खोल कर सोती थी, तो वहाँ पे मेरी बालकनी में जितने तरह के सुबह पंछी आकर बैठते थे, और जब सूर्योदय होता था, सूर्य का पहली जिसको आप कहते हैं किरणें आना शुरू होती थी, उसके बाद मेरे कदम मुझे बाहर ले जाते थे कि चलो अब तो फिर पूरा एक रिजॉर्ट का चक्कर लगाना। और एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव फेज था वो, जहाँ मेरी आदतें भी बहुत बदली कि मैं अर्ली राइजर हुई वहाँ जाने के बाद, और बहुत सुकून होता था कि हमने क्या रात को सोचा, क्या लिखा, सुबह हमारे विचारों में क्या परिवर्तन है उसको लेके, तो बहुत अच्छा लगता था। दूसरा प्रश्न जो आपने कहा कि घर से दूर रहना, कनौता कैंप एक परिवार जैसा हो गया था। राठौर साहब वहाँ रहते थे, और उनके जो बेटे हैं वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो वो भी आते जाते रहते थे, तो पर्यावरण पे काफ़ी चर्चा होती रहती थी। मनीषा मैम आ जाती थी तो चर्चा हो जाती थी। एक समय होता था जहाँ थोड़ा सा कभी कभी एक खालीपन महसूस होता था, क्योंकि शहर से दूर होने के कारण अब
भागकर बहुत कहीं जा भी नहीं सकते और आप कितना ही कहीं जाएंगे जी। लेकिन वो समय मुझे लगता है कि वो एक बहुत इंट्रोस्पेक्शन का समय था और उसी समय मैंने अपने ज़िंदगी के सारे जो कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं, जिसमें एक थोड़ी देर पहले आपने मुझसे पूछा, जहाँ मुझे लगा कि मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं अब काम नहीं कर पाऊँगी, तो वो एक जो अंदर की जो आवाज़ थी, वो उस समय में मैंने बहुत सारे अपने लिए जो फैसले लिए वो उन क्षणों में लिए, तो वो बहुत सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम था। अच्छा, ये जो सोहन सिंह जी हैं, ये क्या उनके राठौड़ साहब के बेटे के ऊपर ही कैरेक्टर बनाया हुआ है? क्योंकि इसमें इतनी चीजें तो सोहन सिंह जो हैं, एक्चुअली मैंने पॉन्ड रिजुविनेशन पे काम किया था जी, बट वो चेन्नई में था। ओके। तो वहाँ पे एक बंदा था, उसका नाम मोहन सिंह था। अच्छा। तो वो इस तरह की बातचीत जो है वो चेन्नई के थे, लेकिन वो थे मध्य प्रदेश से कहीं से आते थे, तो मोहन सिंह से बातचीत होती थी, तो उसी वो बातचीत का एक अंश मैंने इसमें डाला है। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि किसी राइटर से दोस्ती भले करें, दुश्मनी न करें। दोस्ती करेंगे तो सोहन सिंह जी की तरह अच्छे रूप में आएंगे, नहीं तो आप कुछ भी बनाए जा सकते हैं। अच्छा, एक इसमें टर्म है एनवायरमेंटल ऑडिटर, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट ऑडिटर। तो ये है क्या, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? एनवायरमेंटल ऑडिटिंग होती है जी। आप ऑडिटिंग को बिल्कुल आम ऑडिटिंग मान लें, तो आपने अगर किसी परियोजना, बहुत सिंपल उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक प्रोजेक्ट है, आपने किसी प्रोजेक्ट पे किसी कंपनी ने काम किया, सर्टिफाइड एनवायरमेंटल ऑडिटर्स होते हैं इंडिया में भी। अब उस पर एक रिपोर्ट तैयार होगी, उस काम का पूरा ऑडिट होगा, ईए बोलते हैं उसको। काम के पहले EIA होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि आप कुछ करेंगे तो उसका क्या होगा। सोशल एस्पेक्ट्स उसके अलग होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, एनवायरमेंटल होते हैं, और उसके बाद ऑडिटिंग होती है। ओके। बहुत सिंपल है बताने में, लेकिन प्रोसेस में कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, निश्चित तौर पर बहुत टेक्निकल है। एक आपकी बुक में एक लाइन थी जो मुझे थोड़ी सी, मैंने मार्क किया उसको, हमारे देश का प्रति व्यक्ति औसत कार्बन फुटप्रिंट लगभग 1.9 टन प्रति वर्ष है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह औसतन 4 से 5 टन के बीच होता है। जी। अब मुझे ना दो चीज़ें समझ नहीं आई। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, इसको देख के लगता है कि हमारे यहाँ कम है, जबकि या ये उल्टा मैं समझ रहा हूँ इसको। नहीं, वैश्विक स्तर पे मतलब अगर कम है तो इसका मतलब कम ही हुआ। 1.9 टन का मतलब हम कम कर रहे हैं। बेहतर है जी। ये पहला सवाल है, फिर दूसरा मैं आता हूँ। जी। तो ये मतलब क्या है, वैश्विक स्तर पर क्यों ज्यादा है? वैश्विक स्तर पर इसलिए ज्यादा है कि अगर आप ये देखेंगे कि भारत जो है प्राकृतिक रूप से समृद्ध देश है। निसंदेह रूप से जंगल काटे जा रहे हैं और बहुत सारी वो हो रही हैं, पर अभी भी हम बचे हुए हैं। तो अगर हमारी जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो इसको ध्यान में रखे जाए, तो हम क्लाइमेट चेंज को और इन चीज़ों को बहुत हद तक अभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे देश हैं, जैसे मैं दुबई की बात करूं और मिडिल ईस्ट में मैंने काफ़ी दूसरे एज ए फ्रीलांस कंसल्टेंट काम किया है। दुबई का इकोसिस्टम जब मैं देखती हूँ तो मैं बार बार सोचती हूँ कि भारत बहुत बचा है। वहाँ रेगिस्तान ही सिमट गए। अब अगर आप जाएंगे तो आपको पूरे शहर में कोई परिंदे नज़र नहीं आएंगे। आप एक कबूतर देखने को भी तरसेंगे। उनका आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जब आप वहाँ की म्यूज़ियम जाएंगे तो आपको वैरायटी ऑफ बर्ड्स दिखेंगे कि ये यहाँ पाए जाते हैं, पर ऐसे आप देखेंगे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो कंपैरेटिवली भारत के पास अभी भी समय है कि अगर हम हमारी जो पुरातन पद्धतियां हैं, जो हमारे पैटर्न्स हैं, उनको हम फॉलो करें, और जिस तरह से सरकार अब जो नीतियां बना रही हैं, काम कर रही हैं, उस पर अगर काम किया जाए तो हम बच सकते हैं। अच्छा, आम आदमी के लिए कार्बन फुटप्रिंट को समझा कैसे जाए? जैसे आपने कहा पुरातन पद्धति, तो मुझे उससे एक छोटी सी चीज़ ध्यान आती है कि चूल्हे पर जब हम खाना बनाते हैं, हम कहते हैं कि स्वाद है, वो सारी बातें एक हैं, लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि उससे पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। जी।
और इसलिए जो है गैस के ऊपर बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह के कई सारे टर्म्स हैं जहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो है पुराना तरीका ठीक है, नया तरीका ठीक है। तो एक आम आदमी कैसे समझे कि वो कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, क्या है ये? क्लीनर, एक तो हम क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज को अडॉप्ट करें। जैसे अभी इंडिया में क्लीनर एनर्जी रिसोर्स हम किसको कहेंगे? सोलर इज ऑल्सो, ओके, सोलर बहुत आप देखें कि अभी जो नई वो आए हैं उसमें तो लोगों के अपने घर हो गए हैं पूरे जो सोलर ऑपरेटेड हैं, है ना। हाइड्रोजन इज अ फ्यूचर, अभी तो हम नहीं कह सकते बट उसे एक फ्यूचर माना जाता है। कार्बन फुटप्रिंट को हम इस तरह से भी काउंट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने कम फ्लाइट्स ली इस ईयर में। लेकिन ये एक ऐसी बात है कि ये जो सबसे संपन्न वर्ग है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कार्बन फुटप्रिंट पे। जो आम सरल जीवन है वो ना प्रदूषण का कारक है, उसका सिर्फ एक ही वो है कि वो प्लास्टिक से इस धरती को बर्बाद कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी जो जिसे कहते हैं हम रोकथाम हम नहीं कर पाए, उसको हमने कई जगह किया। बीच में आपने देखा था प्लास्टिक्स बैन हो गए, बट वो हम पूरी तरह से कहीं नहीं कर पा रहे हैं। आप छोटे से छोटी ग्रोसरी में भी वो नॉन डिग्रेडेबल है। और प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि सबसे ज़्यादा जो पॉइजनस गैसेस हैं वो वहाँ से निकलती हैं जहाँ आपका ये कचरा एकत्रित हो रहा है। तो आप कितना यूज़ करेंगे लैंडफिलिंग में? करेक्ट। अब ऐसा होता जा रहा है कि अभी आप देखेंगे कि जितने एंटरप्रेनर्स हैं या जो नए वो आ रहे हैं वो रिसाइकलिंग बेस्ड काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जितने हम इस तरह के काम करेंगे जो रिसाइकलिंग बेस्ड हों और सस्टेनेबल हों, रीयूज रिसाइकल पे फोकस करें, बेहतर होगा। एक आपने सरकारी नीतियों की बात की कि चेंज आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको भी समझना चाहूँगा कि वो कौन सी चीज़ें अभी आ रही हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम कार्बन फुटप्रिंट को भारत में कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत टेक्निकल पार्ट है और ये थोड़ा लंबा भी है, तो इसके लिए सामान्य आदमी की दृष्टि से आप अगर इसको बता सामान्य आदमी की दृष्टि से बस मैं यही बताऊंगी, आपसे कहूंगी कि हम हर चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं जी। एक पैरामीटर आप देखें तो आपने कितनी देर एयर कंडीशन का यूज किया, आपने कितनी फ्लाइट्स ली, ओके छोटे छोटे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कितने अप्लायंसेस आप यूज करते हैं जी। तो और फिर इसके अगर आप जड़ में जाएंगे तो आपको लगने लगता है कि वो जो जीवन हम जीते थे जहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पे कम डिपेंडेंट थे और हमारे जो संवाद के जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस थे वो बहुत लिमिटेड थे, हम बेहतर थे। और अब हम जब नेट ज़ीरो कार्बन और इन सारी बातों पे कर रहे हैं जो हमारे हमें जो SDG गोल्स के तहत और इसके तहत, तो हमें आपको कई बार ऐसा लगता है कि इसका मतलब शायद हमें बिल्कुल चूल्हा चौका वाला जीवन जीना पड़ेगा तभी ये हालांकि उसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, एक तो साउथ की आई थी ग्रेट इंडियन किचन, और फिर अभी मिसेज आई थी हिंदी में उसका रीमेक, चूल्हे चौके के ऊपर से बहुत सारा अटैक था। खैर उसका विषय अलग है, हालांकि उसका विषय अलग है, लेकिन मैं आपका कॉन्टेक्स्ट समझ रहा हूँ। लेकिन उसी विषय से मुझे याद आया कि फेमिनिज्म का बेसिकली वो एक विषय था, और एक टर्म आपकी किताब में, इसमें एक बैगा समुदाय की पात्र है जिसका नाम धरा है। उस पात्र के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, आपने भी आगे किया और मनीषा जी ने भी अपनी भूमिका में किया, वो था इको फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म तो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इको फेमिनिज्म क्या होता है? इको फेमिनिज्म ये है कि पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा में जो स्त्रियों की भूमिका है, तो उसको फेमिनिज्म विच फेवर्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए जब स्त्रियां आवाज उठा रही हैं वो इको फेमिनिज्म है। लेकिन ये इको फेमिनिज्म का अर्थ उस तरह से ना लिया जाए, कोई झंडा लेकर आपको रैली नहीं करनी है।
इट इज़ अबाउट कि कैसे आपकी जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, आपकी जी। जो प्रैक्टिसेस हैं जो वाटर कंजर्वेशन पे भी हो सकती हैं, और ऑर्गेनिक वेस्ट को कैसे खाद में कन्वर्ट कर दिया जाए, छोटी छोटी होती हैं जो कई बार हमारे जो घरेलू महिलाएं हैं वो बिना बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज के उस काम को कर रही हैं। धरा भी उनमें से एक है, जो बैगा समुदाय जी। की एक स्त्री है। और जब मैं एक स्त्री से मिली जिनको मैंने धरा नाम दिया, नाम तो उनका कुछ और है, तो मैंने उनका घर देखा, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें एक पक्का मकान बनाकर दिया गया है, जो अच्छा खासा घर है जिसमें वो थोड़ा रहते हैं, और बाजू में उनका बैगा हट है जिसमें वो रहते हैं। और उस बैगा हट का जो जिक्र है वो इस किताब में आता है। वहाँ जो मछलियों का है कि मछलियाँ तो अपनी जी खाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हाँ। तो मैंने जब उनके आंगन में देखा तो मैंने उनसे कहा कि, और उन्होंने मेरे लिए वेजिटेरियन फूड बनाया हुआ था खाने के लिए। उन्हें मालूम था कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो उस तरह से उन्होंने मुझे कोदो, कुटकी, खड़ा मसूर जो उनके आसपास उगा हुआ था उस तरह से बना के खिलाया। और उस जगह पे जब मैंने देखा तो मैं बहुत वो थी कि अपनी सब्जियां इनने खुद उगा ली। और उसने वहाँ की भाषा में मुझे बताया कि दीदी हमने एक गड्ढा बनाया है तो यही में डाल देते हैं। अच्छा। एंड आई वॉज जस्ट अमेज्ड कि अगर किसी चीज़ का छिलका ये अपने, और वहाँ केंचुए बहुत थे, जो अर्थ फॉर्म्स होते हैं वो उनको वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, एंड दे हेल्प इन कन्वर्टिंग इट इनटू मैन्योर, उसको खाद में कन्वर्ट करने का काम। तो मैंने कहा अरे यहाँ केंचुए बहुत हैं, और ये मेरा दिमाग जानता था, बट ये वो अनुभव से जानते थे कि अगर ऐसा डाल देते हैं गड्ढे में ये कचरा। एंड आई सॉ कि वो पूरा किचन वेस्ट था, उसके सिवा उसमें कुछ नहीं था। तो उस घर में मुझे अलग से कोई कचरा नज़र नहीं आया, उस घर में मुझे पॉलीथिन नज़र नहीं आया, उस घर में मुझे कपड़ों के झोले नज़र आए जो शायद बचे कुचे पैचेस से, चिथड़ों से सिलकर बनाए गए थे। और वहाँ बैठकर मैंने सोचा कि दिस इज़ व्हाट अ सस्टेनेबल लाइफ इज़। एक सस्टेनेबल ज़िंदगी ऐसी है। अनाज को सही वो स्टोर करने के लिए उन्होंने मिट्टी के ऐसे बड़े बड़े घड़े जैसे बनाए थे जिसके अंदर वो अनाज स्टोर करते हैं। और वो कच्चा घर था, लेकिन जब मैंने अनाज का वो छू के देखा तो वो बोली बहुत पुराना। मैंने कहा इसमें नमी नहीं आती, तो उन्होंने उसका भी तरीका बताया कि ये इस तरह से यहाँ से बनाते हैं तो इसमें नमी नहीं आती। तो मुझे लगा कि मैं बहुत इम्प्रेस्ड थी। अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि सारा ISO और सारा हमारा लाइफ साइकिल असेसमेंट, और हम जितनी दस्तावेज़ों पे बातें करते हैं, वो जीवन और ये जीवन बहुत अलग है। मुझे मेरे गांव में भी याद है कि पहले, अब तो खैर ख़त्म हो गई ये सब चीज़ें, हम लोग कोठी कहते थे उसको। तो मिट्टी का जो है, पर बांस का वो एक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि थोड़ा सा इस शेप में रहता था वो। जी जी। और उसकी हाइट जो है 6 फीट के आसपास होती है। तो उसमें ऊपर बड़ा मुंह होता है, और जब वो बांस का बनने के बाद उसको पूरा मिट्टी से लेपा जाता है। वो सूखने के बाद उसको घर में खड़ा किया जाता है। जब फसल होती है तो ऊपर से सारा भरा जाता है, और नीचे जो है एक छोटा सा मुंह बनाया जाता है जिसको फोड़ के आपको जितना धान चाहिए उतना निकाल के फिर वापस उसको कपड़े से बंद कर दिया जाता है। तो मेरी छोटी दादी जो है वो अक्सर उसमें से निकाला करती थी। तो वही आपकी बात सुनते सुनते मुझे याद आ गया। अच्छा, ये इतने सारे कितने आदिवासी समुदायों से मुलाकात हुई आपकी इस पूरे, नॉट जस्ट फॉर दिस बुक, जी जी जी, ओवरऑल जब आपने इतना सारा काम किया है उसमें? मेरा जो ददिहाल है वो मंडला है। तो मेरा जो बचपन है वो इस पूरी जगह में बीता। कर छुट्टियाँ मंडला में बीतती थी। मंडला जो है गौड़ आदिवासियों से, गौड़ समुदाय का एक गढ़ मान सकते हैं। मंडला के आसपास जो दूसरे ज़िले हैं, डिंडौरी भी पड़ता है, नैनपुर पड़ता है, ये सारे जगहों पे आपको आदिवासी समुदाय जो है, वनवासी आदिवासी जो आप इन्हें कहें, गौड़ बहुत है। और जो बैगा समुदाय होता है ये थोड़ा हिली एरियाज़ में रहता है।
और ये थोड़ा शर्मीले किस्म का होता है। तो छत्तीसगढ़ के भी सुदूर इलाकों में आप जाएंगे, जैसे बस्तर वगैरह जाएंगे, तो बैगा समुदाय वहाँ भी फैला है। जहाँ जहाँ जंगल घना है और जहाँ पहाड़ियाँ हैं, बैगा वहाँ है। और गौंड समुदाय जो है वो शहरी लोगों से घुला मिला है। अच्छा, कोई ऐसी घटना वहाँ की जो इंटरेस्टिंग हो, चाहे मज़ेदार हो, कुछ ह्यूमरस हो, या चाहे डरने वाली हो? डरने वाली ये चीज़ थी कि इन लोग सांप से बिल्कुल नहीं डरते। ओके। तो जब हम उनके घर में बैठे थे, जिनका अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि वो बैगा समुदाय की हैं, हमारी धरा, तो जब वहाँ बैठे थे हम, तो मैंने देखा कि बारिश का मौसम था और आंगन में बैठे थे और पटा जो होता है, पीढ़ा बोलते हैं वहाँ ऐसे, पीढ़े पे सब बैठे थे। तो मैं भी आराम से पीढ़े पे बैठ गई। मैंने कहा सजा सवरा पेंटिंग बना हुआ पीढ़ा, मैं बड़ी खुश थी। मैंने देखा सांप, मेरी तो जान सूख गई। मैंने कहा अरे सांप है, सांप है, सांप है। तो इतने में वो जो धरा, हमारी किताब वाली धरा, उनका नाम अलग है, उनके हस्बैंड आए, उन्होंने सांप को ऐसे उठाया और आगे ले जाके उनके घर के सामने, आप समझ लीजिए एकदम खुला वो था, वहाँ छोड़ के आ गए। तो मैंने कहा कि सांप पकड़ने के लिए यहाँ किसी को बुलाया नहीं, कुछ बोले नहीं। अगर हमारे बाड़ी में सांप आ जाता है तो हम उसे छोड़ आते हैं जंगल में। तो इसे आप डर कहें, मजाक कहें, जो भी था, बट मेरी तो जान सूखी। हाँ, मैं तो दूर से सांप देखूं तो घबरा जाऊं। हाँ, और मैं इतनी अवाक रह गई उसको देख के कि ये उठा के डाल के आ गए। और उसके बाद उन्होंने हमें ऐसी स्टोरी बताई। और मैंने एक चीज़ और देखी कि उनके घर में एक, जो जैसे कच्चे घरों में वो दीमक लगती है कहीं नीचे वाले हिस्सों में, तो वहाँ कहीं गड्ढा हुआ हो तो उससे लाइन से जो चींटियाँ निकल रही थी, तो वो जो लेडी थी वो बीच बीच में आके वहाँ चीनी डाल देती थी। मैंने कहा अगर कोई शहरी इंसान होता, अभी पेस्ट कंट्रोल कराता हाँ। अभी इनका जीवन नष्ट कर देता, लेकिन नहीं। तो बिकॉज ऑफ दिस जो इकोसिस्टम है वो इंटैक्ट है, सेफ है। करेक्ट। लेकिन अब एक जो है क्या कहना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग। आदिवासी समुदाय जो है प्रकृति उपासक है, प्रकृति की हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अखबारों में मेरे छोटे से लेकर अभी तक मैंने पढ़ा, और मुझे उम्मीद है आगे भी आता रहेगा, एक खबर आती है कि देश के इस कोने में अभी तक चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंची। अगर आप उसका कारण देखें तो वहाँ तक पहुंचना दुरूह होता है। एक मूवी आई थी न्यूटन, उसमें चुनाव करवाने के लिए जो है वो उस क्षेत्र में शायद छत्तीसगढ़ को ही उन्होंने दिखाया था। तो वहाँ तक पहुँचना जो है वो अपने आप में कठिन है, जिसका एक परिणाम ये हुआ कि नक्सल बेल्ट भी बनी इन सब जगहों पे, चाहे वेस्ट बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सब में हुआ। अगर हम वो विकास नहीं करते हैं तो वो जो बेसिक सुविधाएं हैं ये इन कम्युनिटीज़ तक नहीं पहुंचती हैं। तो इंसान के तौर पे जिनको शिक्षा की बात हो, उनके लिए अगर यात्रा के लिए कुछ सुविधाएं उनको चाहिए तो उसकी बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं। और जब हम ये करते हैं, अगर उसके लिए, क्योंकि रास्ता चाहिए, रास्ता बनाने के लिए जंगल कटेगा, जब जंगल कटता है तो फिर रास्ता बनता है, और रास्ता बनने के बाद सिर्फ स्कूल नहीं आएगा, फिर तो बाजार आएगा, तो फिर उसके बाद बाजार आता है, तो बाजार आता है तो इनकी आमदनी बढ़ती है, लेकिन फिर दूसरी चिंता प्रकृति की। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। इस पूरे कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे देख रही हैं? मतलब इसका कोई सॉल्यूशन है? मैं इसे इस तरह से देखती हूँ कि अभी हमने जैसे इधर बात करी, मंडला मध्य प्रदेश का हिस्सा है जी। बैगा समुदाय आपको बस्तर में भी मिलेगा, जो छत्तीसगढ़ का सुदूर इलाका है। और वहाँ भी मैं गई हूँ और वहाँ भी मैं रही हूँ। और वो वहाँ माँ दंतेश्वरी जी का मंदिर है जो एक शक्तिपीठ है, तो वो बहुत आपको टूरिस्ट और बहुत श्रद्धालु वहाँ जाते हैं। अब दोनों जगहों का मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी किया कि इन दोनों जगहों पे जहाँ जहाँ भी ये हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सब कुछ है इनके लिए, सरकार इनके लिए बहुत कुछ कर रही है। लेकिन कई बार मैं देखती हूँ लैक ऑफ अवेयरनेस, कहीं ना कहीं एक कमी जो मैंने इनके अंदर भीतर पाई है कि बैगा समुदाय बहुत शर्मीला समुदाय है, आगे नहीं आना चाहता।
ओके। पढ़ना नहीं चाहता, अपनी बात को उस तरह से उसे रखना नहीं आता। इस 1.5 साल में 2 सालों में मेरा जो लेटेस्ट अनुभव उनके साथ है वो ये कहता है कि वो स्वयं इस चीज़ को नहीं करना चाहते। तो सुविधाएं अगर उन तक पहुंच रही हैं तो वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ओके। और जहाँ तक इसकी बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि सड़क बनेगी, जंगल कटेगी, बाजार आएगा, आप बिलीव करेंगे उनके पास अपना एक ऐसा इकोसिस्टम है जो इतना सेल्फ सस्टेनिंग है कि उन्हें आपकी और हमारी ज़रूरत प्रोत्साहन तक है, उसके बाद चीज़ें उन्हें करना आती है। उनका अपना हार्ट लगता है जिसमें वो अपनी ही बनाई हुई शराब भी बेचते हैं और वो ऐसे एक मटके में बिल्कुल, हाँ। है ना, महुआ, शायद महुआ, हाँ। हाँ। तो और उसे स्त्रियां बेचती हैं। अब वहाँ ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये काम स्त्री करेगी और ये काम पुरुष करेगा। तो मुझे लगता है थोड़ी अलाइनमेंट की ज़रूरत है और ये अलाइनमेंट के लिए NGOs को आगे आना होगा, समाज के लिए जो सोशल वर्क कर रहे हैं उन लोगों को आना होगा कि हम उनको बताएं कि आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को इंटैक्ट रखते हुए आप इस मेन स्ट्रीम में इस तरह से आ सकते हैं। राइट। अच्छा, आप जवाब न देना चाहें तो ना भी दें, लेकिन नक्सल वाला इशू इन क्षेत्रों में क्यों बढ़ता है जहां पर कि आदिवासी समुदाय है? आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपका क्या था? न्यूज़ आर्टिकल हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अभी कम हुआ है, बल्कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है छत्तीसगढ़ के इलाकों में, हम बेखौफ घूमते हैं। तो पर वो डेवलप होने का रीजन क्या रहा है? कहीं ना कहीं अशिक्षा और अज्ञान। जब एक चीज़ और है, आपके पास आपकी सभ्यता है, आपकी संस्कृति है, आप इसमें खुश हैं, लेकिन जीवन चलाने के लिए आपको आर्थिक संसाधन चाहिए। अर्थ जो है जीवन का आधार भी है। बिल्कुल। तो उनके पास पैसा नहीं होता तो वो फिर गुमराह हो जाते हैं। इसके सिवा मुझे तो कोई और रीजन वजह नहीं है। अच्छा, जब मैं इस पूरी किताब को पढ़ता रहा तो मुझे एक बात बार बार लगी कि ये किताब नॉन फिक्शन भी हो सकती थी। अच्छा। मतलब इसको, क्योंकि आपने जितने मुद्दे उठाए हैं, मूल रूप से इसको मैं उपन्यास को वो साहित्य न लेके बल्कि एक गंभीर विषय, पर्यावरण के विषय को पात्रों के माध्यम से आपने कहा है। तो मुझे लगता है कि जब वो उस तरह का गंभीर विषय है तो वो एक नॉन फिक्शन किताब के रूप में एक प्रॉपर पर्यावरण की किताब भी हो सकती थी। तो क्या रीजन है कि आपने इसको नॉन फिक्शन ना करके एक फिक्शन के रूप में डाला है? क्योंकि रिसर्च तो आपने किया ही है, तो आप तो प्रॉपर उसको अपने रिसर्च से कर सकती है। फिर मुक्ता की जगह श्वेता प्रॉपर हो सकती थी। आई थिंक जब हम किसी चीज को कहानी का रूप देते हैं जी, तो उससे बहुत रोचक बन जाती है वो चीज। जब आप उसको एकेडमिकली बताना शुरू करते हैं या आप उसे सिर्फ एक विषय के रूप में बताना शुरू करते हैं तो उसे सिर्फ उस विषय में जो व्यक्ति समझ रखता है वही सुनता है। पर जब वो कथा का आकार लेती है तो उसे सब पढ़ते हैं। लेकिन ये है कि इस किताब में जितने पर्यावरण हैं शायद उतने प्रेम पत्र भी हैं। प्रेम पत्र भी हैं। मैं उस पर भी आऊँगा, आखिरी सवाल में उसी पे करूँगा। अच्छा, एक प्रश्न मेरे दिमाग में और इस क्षेत्र का आया। यहाँ पे एक लोटस नाम के कैरेक्टर है, लोटस, जो कि जिसका नाम जो है इस तरह से हुआ क्योंकि वो ईसाई बनी। जी जी। इस बात को लेके भी देश में बहुत ज़्यादा डिबेट, पर्टिकुलरली डिबेट होती है कि एक वर्ग कहता है कि इन सभी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी घुसे हैं, उनको कन्वर्ट किया है, और कुछ दूसरा वर्ग जो है या तो इसको अस्वीकार कर देता है, अगर स्वीकार करता भी है तो कहता है ठीक है, तो उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। यानी उन सुविधाओं का आरोप जो है सरकार के ऊपर लगा। आपने पहले जो कहा उसमें ये था कि कई सुविधाएं ये खुद नहीं चाहते। तो ये अगेन एक तो कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है मुझे इस बात में। दूसरा, ईसाई अगर हम एक बार को मान लें कि ईसाई ये बन गए, इसके बदले में उनको शिक्षा मिली, अनाज मिला, जो भी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली जो सरकार से नहीं पहुंचती होंगी, तो उससे समस्या क्या उत्पन्न हो रही है? क्या उससे कोई पॉलिटिकल इशू है या कोई सोशल इम्पैक्ट शुरू हो रहा है,
या सिर्फ ये एक मामला है कि वो धर्म का मामला कह रहे हमारे धर्म का आदमी कैसे बदल दिया उन्होंने? देखिए, जो हमारा जो वनवासी आदिवासी समुदाय है, इसकी अपनी एक संस्कृति है। तो जो उनके अपने धर्म, जिस धर्म को वो मानते हैं, जहाँ वो एक बूढ़ा देव की भी पूजा करते हैं, जहाँ वो जो एक पेड़ को कहते हैं कि इसमें बूढ़ा देव विराजते हैं, तो जब वो धर्म परिवर्तन करते हैं तो वो अपनी पूरी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। तो अगर धर्मांतरण होगा तो इस समुदाय की संस्कृति तो नष्ट हो जाएगी, और इसे बचाने के लिए सरकार कितना काम कर रही है। तो यहाँ सिर्फ धर्म परिवर्तन केवल एक पूजा से दूसरे पूजा फॉर्म में शिफ्ट होना नहीं है, एक संस्कृति का नाश है वो, और वो कुछ जगहों पे हुआ है। और जैसा आपने अभी लोटस वाली बात की, जहाँ वो बच्ची जो है, कई बार पता ही नहीं चलता, क्योंकि कुछ लोग जो कन्वर्ट होते हैं वो अपनी बाकी की प्रैक्टिसेस नॉर्मल रखते हैं और बस गिरजाघर जाने लगते हैं, जिस तरह से मैंने इसमें देखा। और मैंने इस तरह के बातों को काफ़ी वहाँ जाना, समझा, सुना, तो इसलिए उसका जिक्र इसमें आया। ओके। अच्छा, एक आपने इसमें लिखा है, ये आपकी अपनी भूमिका में है कि मेरी प्रज्ञा कहती है अगर विकास के मॉडल्स कम ऊर्जा की खपत से तैयार हो और हर उद्योग में मुनाफा ग्रीन रूट से अर्जित किया जाए तो हम प्राकृतिक संसाधनों को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित भी रख सकेंगे और वर्तमान भी जी सकेंगे। अब एक आम आदमी की तरह मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, पर मुझे समझ नहीं आया कि अगर मैं इसको समझना चाहूँ कि मुझे ये तो समझना, कुछ ग्रीन रूट की बात हुई, कुछ प्रकृति को संभालने की बात हुई, ये सारी बातें कुछ मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहूँगा कि ये एक्शन में क्या है, ये जो आपने बात की है जिसमें कि विकास भी होता रहे, साथ ही साथ एक बैलेंस बना रहे। क्योंकि बहुत सारे विकास के साथ हम बार बार ये देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे होगा ही, फैक्ट्री लगेगी तो धुआं होगा ही, कचरा कहीं न कहीं जाना है जो नदियों में जा रहा है, उसके निस्तारण की बात हम करते रहते हैं, लेकिन एक व्यावहारिक बहुत सारे इश्यूज हमें नजर आ रहे हैं। तो मैं इस सेंटेंस को समझना चाह रहा हूँ ढंग से, ये मन की पाती में लिखा हुआ जी। तो एक पर्यावरणविद होने के तौर पर मैं इस चीज़ को सोचती हूँ, जिसे हम लाइफ साइकिल असेसमेंट कहते हैं अपनी टेक्निकल टर्म में, कि जब एक आइडिया का इंसेप्शन हो, तो किसी प्रोडक्ट को अगर आप बना रहे हैं, वहाँ से लेकर वो कैसे डिस्पोज ऑफ होगा जी, वहाँ तक की जो पूरी प्रक्रिया है ना, आपको आपकी सप्लाई चेन भी देखनी है, आपको आपका प्रोक्योरमेंट भी देखना है, और आपको आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस भी देखना है। अगर इस पूरी प्रक्रिया को जैसे लाइफ साइकिल असेसमेंट से ये अगर होकर गुजरे, जिसके लिए आपको विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, और तब फिर आप एक ग्रीन लेबल लेते हैं कि हम ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो ग्रीन वॉशिंग में कहती हूँ, जब मैं ग्रीन वॉशिंग में कहती हूँ तो मेरे कहने का मतलब होता है कि आपने ये चेन तो फॉलो नहीं की, आपका जो प्रोक्योरमेंट है वो भी सही नहीं है, आपकी सप्लाई चेन फ्लॉड है, तो फिर आप ग्रीन लेबल अगर उसे देते हैं तो ग्रीन वॉशिंग हुई, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने काम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। और इसमें हमारे पास जो आज के समय में भारत में हर उसके लिए आपके पास विषय विशेषज्ञ हैं, और इसके पहले आपका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप एक प्लांट लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, तो किस प्रक्रिया से होकर गुजरेगा, किस तरह से, उसके पॉजिटिव क्या होंगे इफेक्ट्स, नेगेटिव क्या होंगे, और ऊर्जा कितनी लगेगी, जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, क्या कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो वो उसको मैंने चैनल माना है कि अगर ये ग्रीन चैनल की शुरुआत ही ग्रीन से हो, तब जाके तो लेबल लगेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस कर रहे हैं जी, जैसे हम छोटे बिजनेसेस देखते हैं, कहीं कहीं हमने देखा एक
स्मॉल्स के हमें अक्सर सोशल मीडिया पे पता चलता है कि ये एक राखी है, आप इसे बांधेंगे और बाद में आप इसे अगर प्लांट में मिट्टी में डाल देंगे तो ये प्लांट बन जाएगा। सो दैट्स लाइक इंसेप्शन ऑफ द आइडिया कि वो प्रोडक्ट कहीं वेस्ट नहीं हुआ। तो इस तरह की प्रैक्टिस, ये मैंने छोटा एग्जांपल दिया आपको कि अगर इन मॉडल्स पे हमारे बड़े वो काम करें तो सभी उसमें सारे सबको बेनिफिट मिलेगा। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में था तो वहाँ पे एक हमारी मेरी एक्स कलीग थी, उन्होंने पिच किया था। तो बुक मार्क्स जो हमने बनाए थे वो हैंडमेड पेपर के बुक मार्क्स थे और उसके अंदर सीड्स थे। तो आपको जब तक बुक मार्क यूज़ करना है करिए और उसके बाद आप उसको फाड़ के मिट्टी में डाल दीजिए और उस पानी देते जाइए। हफ्ते भर के अंदर उसमें से पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं पर्सनल साइड में। एनवायरनमेंट की बहुत बात हो गई, विराग और मुक्ता जी। दोनों का अपना जीवन है। एक मध्यम वर्गीय परिवार है जिसकी EMIs उनको पे करनी है, अपने खर्चे उनको पूरे करने हैं, और ऐसे में विराग को मुक्ता का जाना नहीं समझ में आता, जिसमें कि एक बाकायदा एक पेज में दोनों की हल्की सी, जो कहना चाहिए कि झड़प सी भी है जी, कि जिसके बारे में आपने लिखा है, कभी कभी जाने वाला जाने को इतना आतुर होता है कि कोई उसे चाह कर भी नहीं रोक पाता। और इसी तरह से जब बिना विराग को बताए, क्योंकि एक शुरू में परसेप्शन बनता है कि विराग समझता है, पर उसको बिना बताए अपना डिसीजन वो लेती है। तो श्वेता उपाध्याय जब इस तरह के डिसीजन लेती है तो श्वेता के विराग का रिएक्शन क्या होता है? क्या वो भी बिना बताए डिसीजन ले लेती है? श्वेता के विराग ने ये समझ लिया है कि श्वेता को जो करना है वो कर देगी, वो करेगी, और वो फिर उसको बाद में बताएगी कि ये मैंने इसलिए किया है। तो मेरे जो विराग हैं वो तो तैयार रहते हैं, थोड़ा घर वालों को वो रहता है। हाँ, और मुझे लगता है रहना भी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मुक्ता के केस में भी विश्वास तो रहा है। जैसा है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा वही रहते हैं जो पहले रहे हैं। तो पापा को, मम्मी को थोड़ा सा लगता है, अरे तुमने बताया नहीं। तो अब मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मुझे खुद ही नहीं पता था, और कई बार सच में नहीं पता होता, और कई बार मैं बहुत पहले ये डिसाइड कर चुकी हूँ और मुझे मालूम होता है कि अगर पहले से बता दूंगी तो फिर एक बवाल होगा। एक और चीज़ है जिसने मुझे थोड़ा सा वो किया कि जब पूरी यात्रा मुक्ता की हुई, इसके अंदर पूरी यात्रा होने के बाद उसने एक पूरा रास्ता चुना पर्यावरण के लिए, वो रही, उसने बहुत कुछ देखा, पर अंत में उसे वापस मुंबई ही जाना था। हाँ। तो क्या ये हमारे जीवन की मजबूरी है कि हम अगर चाहते भी हैं कि हम एक सस्टेनेबल या प्रकृति के पास रह के जीवन को चलाना चाहें, तो एक जो दूसरा पक्ष है कि एक अच्छी शिक्षा बच्चों की, या एक अच्छा जीवन, एक सुरक्षित जीवन, जो सुरक्षित बुढ़ापे की तरफ हम सारे जो लोग होते हैं वो सोचते हैं, उसके लिए आपको प्रकृति को छोड़ के वापस तो वहीं जाना पड़ेगा। क्या ये हमारी मजबूरी है, या इसका भी कोई समाधान है आपके पास ग्रीन रूट की तरह? नहीं, ये जीवन की विडंबना है नवीन जी, क्योंकि अर्थ जीवन का आधार है जी। और अभी यहाँ जो मैं अर्थ कह रही हूँ वो अर्थ मेरे लिए धन है। तो दूसरी बात क्या होता है कि जैसे हम किसी जंगल में रहते वनवासी इंसान को, एक आदिवासी को आप सिर्फ महानगर घुमा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे लाकर यहाँ रख दें तो कुछ दिनों बाद उसे नहीं पता होगा कि इस महानगर के साथ और इन सुविधाओं के साथ वो क्या करेगा। तो बिल्कुल वैसा ही कहीं ना कहीं मुक्ता ने ये महसूस किया कि उसे जो चाहिए, उसे जो नहीं चाहिए, वो चीज़ें तो उसे समझ में आ गई, पर उसे ये भी उस यात्रा के दौरान उसे ये भी समझ में आया कि साथ जीवन में बहुत ज़रूरी है, और प्रेम के बिना जीवन नीरस है। तो उसे ये महसूस हुआ कि जो है सब साथ लेकर चलना पड़ेगा मुझे। तो जहाँ उसने अपने साथी के बारे में भी सोचा, और जब विराग आते हैं और जिस तरह का टेक विराग लेते हैं, जहाँ वो उसे समझाते हैं कि तुम कोई भी बदलाव कुछ 2-3 महीनों में नहीं ला सकते,
इसके लिए वक्त लगता है और इन्हें इनका काम अपने तरीके से करने दो जैसा उसमें चलता है। तो वहाँ से मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही होता होगा मुझे। हम सब अपने अपने हिस्से हाँ, का काम और फिर करें। ये भी है कि पात्र अपनी वो चुन लेते हैं, तो मुझे लगा कि मुक्ता की मुक्ति ऐसी है, ऐसी हो जाए। हमने सबकी बात की, लेकिन दो महत्वपूर्ण पात्र आपके बच्चे जी। वो आपकी इस पूरी यात्रा को कैसे देखते हैं? मेरी बेटी तो बहुत एक्साइटेड रहती है और उसका इंटरेस्ट है इसमें? उसका बहुत इंटरेस्ट है। इनफैक्ट शी इज़ लाइक अ वेरी गुड रीडर ऑल्सो। तो उसके साथ हम काफ़ी बुक्स को मैं डिस्कस करती हूँ और मेरा जो कभी जो स्टोरी प्लॉट होता है उसके साथ डिस्कस करती हूँ, तो एक यंग और फ्रेश पर्सपेक्टिव भी मिलता है कि आज का युवा कैसे सोच रहा है, क्या कर रहा है। बहुत कोऑपरेटिव है मेरे बच्चे। बेटा मेरा छोटा है, लेकिन इतना तो समझता है कि मैं लिख रही हूँ, कर रही हूँ, तो कॉफ़ी बना के दे देता है मुझे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन श्वेता जी के बेटे ऋषभ का जन्मदिन भी है। तो ऋषभ, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि थोड़ी देर से मिलेंगी क्योंकि जब ये वीडियो आएगा, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मम्मी को ऐसे ही कॉफ़ी पिलाते रहें। और मैं अपने बेटे को भी कहना चाहता हूँ, सीखो कुछ ऋषभ से। सो ऋषभ और सौम्या, आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं। आप जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो श्वेता जी, लास्ट की बात, इसमें एक आपने लिखा है नवारंभ। जी, वो मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसको ख़त्म करने से पहले एक बार पढ़ें। जी। नवारंभ एक जो इसका जो एक किरदार है आदिवासी जी, ये उसने लिखी है कविता, उस किरदार ने। ये आपने किरदार से लिखवाई है या वाकई उस किरदार ने नहीं नहीं, मैंने किरदार लिखी? से आपकी लिखवाई है, लिखी अच्छा, मैंने। हाँ, हाँ। जी। गोबर से लिपा और सफ़ेद ढिग से सजा आंगन अपनी अल्पनाओं में आमंत्रण देता है प्रकृति के उन सजीव घटकों को जिन्हें सभ्यता अक्सर कुचल देती है। हिंसक मानकर तो कभी विषाणु समझ ये शहरी अपनी बाड़ी से खदेड़ते हैं चींटी, मछली, सांप, नेवले, गिरगिट, दीमक, छिपकली और केमाच। पर ये सब सजीव रहते हैं हमारे साथ जंगली वन। लाजवंती, दूरवा, सूपा, सरई भी फलते फूलते हैं यहाँ जहाँ हम होते हैं। यकीनन हम उजड़ने और उखड़ने का दर्द अच्छे से जानते हैं, इसीलिए नहीं उखाड़ते खरपतवार, न जोतते हैं खेत बारंबार। बैगा जो हैं धरती में हर साल खेती नहीं करते, हर साल खेत नहीं जोतते, क्योंकि उनका मानना है कि इससे पृथ्वी धरती कमज़ोर होती है। इसीलिए नहीं उखाड़ते खरपतवार, न जोतते हैं खेत बारंबार। हम पेड़ में विराजे बूढ़ा देव को पूजते हैं और नदी में माई की छवि ढूंढते हैं। हमारी औरतों ने कोदो, कटकी और पेज पकाया है। हमारी औरतों ने कोदो, कटकी और पेज पकाया है। अपनी संस्कृति का मान फटी धोती से छुपाया है। हम नहीं चाहते और विकसित होना, हम नहीं चाहते और विकसित होना कि हर विकास के साथ हम खदेड़ दिए जाते हैं पहाड़ी जंगलों से, कि हर विकास के साथ हम खदेड़ दिए जाते हैं पहाड़ी जंगलों से। हम बैगा हैं कि गौड़, इस बात से प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बैगा हैं कि गौड़, इस बात से प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता। समय आने पे हम एकजुट होकर बचाते हैं अपने वन, स्त्री, धरती और हमारी वो संस्कृति जिस पर तुम शोध करते हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो ये थी हमारे साथ श्वेता जी, और हम आगे जाने से पहले एक छोटी सी कविता मैं इनकी पढ़ता हूँ, जो कि कविता सी लड़की निबंध सा लड़का, और कविता का शीर्षक है स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष संवेदनाओं के हर शिखर को पार कर जीते रहे वो जीवन जहाँ वो स्वतंत्र थे, पर उतने नहीं जितना कि वो चाहते थे, और वो जिए वहाँ भी जहाँ वो बंधन में थे, पर उतने नहीं जितना वो समझते थे। इस तरह दोनों ने अपना अपना जीवन जिया, पर वैसा नहीं जैसा वो चाहते थे, पर वैसा जिसे जीने की उनको आदत हो चली थी। तो श्वेता जी, आज आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो 3 किताबें हैं,
जो वर्तमान में सबसे अभी जो हाल में आई है उसका नाम है धरा के अंक में, जो कि प्रकृति के ऊपर आधारित एक उपन्यास है। ये आई है जनसभा प्रकाशन से और इसकी कीमत है 599 रुपये। इसके अलावा पहले की जो इनकी किताबें हैं, ये कविता की किताब जो कि बोधरस प्रकाशन से है और इसकी कीमत है 230 रुपये। और मेरे मन में बसता तुम्हारा मन, ये भी बोधरस से है और इसकी कीमत है 215 रुपये। ये इंटरेस्टिंग प्राइस रख रहे हैं ना, ये 299 और 199 वाला नहीं है। तो ये तीनों किताबें हैं। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई तो अच्छी चीज़ों को अपने पास नहीं रखना चाहिए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।